नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। पीएसएलवी रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की गहराई में स्थित समुद्री नितल के 99.999% हिस्से का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। भारत ने बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वर्ल्ड हार्ट रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय रोगियों की मोटापे के प्रबंधन तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। पीएसएलवी रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ। इसरो का पीएसएलवी C61 EOS-09 मिशन पीएसएलवी रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया। ये 63वां पीएसएलवी मिशन था। अपनी प्रथम उड़ान से लेकर अब तक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान केवल 2 बार विफल हुआ है। पहली बार 1993 की प्रथम उड़ान में और दूसरी बार 2017 में। चलिए सबसे पहले पीएसएलवी C61 EOS-09 मिशन के बारे में समझते हैं। पीएसएलवी C61 का उद्देश्य EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करना था। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। EOS-09 पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक से युक्त है। इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना है। सैटेलाइट किसी भी मौसम में और दिन या रात में पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले पीएसएलवी के बारे में भी जान लेते हैं। यह इसरो द्वारा विकसित भारत का 3rd जनरेशन प्रक्षेपण यान है। ये 4 चरणों वाला रॉकेट है। साथ ही ये भारत का पहला प्रक्षेपण यान भी है जिसमें तरल ईंधन चरण शामिल है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ था। तब से इसकी लगातार सफलता के कारण इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाने लगा। ये पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी LEO, भू तुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस और भूस्थिर यानी जियोस्टेशनरी कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इसने चंद्रयान 1 2008 और मंगलयान 2013 जैसे प्रमुख मिशनों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया है। वन शक्ति बनाम भारत संघ 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी यानी EC देने या EIA अधिसूचना 2006 का उल्लंघन करने वाली कार्यवाहियों को नियमित करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी माना कि केंद्र के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इससे पहले कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग है। चलिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA के बारे में समझ लेते हैं। EIA अधिसूचना 2006 विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है। इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी है श्रेणी A, राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC के तहत से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी तथा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है। दूसरी श्रेणी है श्रेणी B, राज्य स्तरीय मूल्यांकन। इसके अंतर्गत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी SEIAA से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी SEAC की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की गहराई में स्थित समुद्री नितल के 99.999% हिस्से का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। अब तक गहरे समुद्र में वैज्ञानिकों द्वारा जितने भी अध्ययन किए गए हैं उनमें 97% अध्ययन केवल 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जर्मनी द्वारा किए गए हैं।
गहरे समुद्र के अध्ययन के लिए उपयोग किए गए साधनों की बात करें तो गहरे समुद्र में दृश्यों के चित्र लेने के लिए मानवयुक्त पनडुब्बियों, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवीज, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स यानी एयूवीज, जहाजों से जुड़े 2 कैमरों आदि की मदद से ली गई हैं। आपको बता दें कि महासागरीय कटक और कैनियन का तुलनात्मक रूप से अधिक अध्ययन किया गया है। इसके विपरीत समुद्र नितल पर बड़ी संख्या में प्राप्त अतल मैदानों यानी एबिसल प्लेन्स का कम अध्ययन किया गया है। इसी के साथ चलिए गहरे महासागर यानी डीप ओशन के बारे में जानते हैं। गहरे महासागर को सामान्यतः उस गहराई के नीचे का समुद्र और समुद्री नितल माना जाता है जहां प्रकाश की उपस्थिति तेजी से कम होने लगती है। आमतौर पर लगभग 200 मीटर की गहराई के नीचे का क्षेत्र गहरे महासागर की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि समुद्र में 200 मीटर की गहराई के नीचे ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है। बात करें वहां की परिस्थितियों की तो गहरा महासागर ठंडा होता है, जहां औसत तापमान केवल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ दबाव अत्यधिक होता है। वास्तव में इतनी गहराई पर जल का दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से लगभग 40 से लेकर 110 गुना तक अधिक होता है। यहाँ की जैव विविधता के अंतर्गत मेसोपेल्जिक जोन यानी 200 मीटर से 1000 मीटर में स्क्विड, क्रिल, जेलीफिश और मछलियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इतनी गहराई पर विश्व की 90% मछलियां पाई जाती हैं। इनके अलावा है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये महासागरीय नितल पर पृथ्वी की भूपर पट्टी में स्थित ऐसे छिद्र हैं जहां से भूतापीय रूप से गर्म खनिजयुक्त जल निकलता रहता है। इस गर्म जल का सूक्ष्मजीव रासायनिक संश्लेषण यानी कीमोसिंथेसिस के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करने में उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि महासागरीय नितल के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है। इससे ऊर्जा के स्रोतों जैसे तेल, गैस, मीथेन हाइड्रेट, समुद्री धाराओं आदि के बारे में जानकारी मिलती है तथा जैव विविधता का उपयोग नई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाओं के विकास के लिए किया जाता है। महासागर के नितल पर बहुधात्विक नोड्यूल्स बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन को समझने, उसका पूर्वानुमान लगाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी गहरे समुद्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। भारत ने बर्लिन में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बर्लिन में आयोजित इस उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के 74 सदस्य देशों ने विशेष प्रतिबद्धताएं प्रकट की। इनमें एयरलिफ्ट और त्वरित तैनाती की क्षमताएं, विशेष प्रशिक्षण, तकनीकी सुधार और महिला शांति एवं सुरक्षा एजेंडे को आगे बढ़ाना शामिल है। भारत ने एक त्वरित प्रतिक्रिया बल यानी QRF कंपनी, एक महिला नेतृत्व वाली पुलिस इकाई, एक स्वैट SWAT पुलिस इकाई और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की है। आपको बता दें, यह बैठक 2015 न्यूयॉर्क शांति स्थापना सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन में शांति स्थापना अभियानों को आधुनिक बनाने, प्रदर्शन में सुधार करने तथा त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही शांति स्थापना प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए साझा जिम्मेदारी और मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी को रेखांकित किया गया था। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान समझते हैं। पहला है सबसे अधिक सैन्य योगदान। भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षकों को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेज चुका है। वर्तमान में भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता देश है। दूसरा है ऐतिहासिक मिशनों में योगदान। भारत ने कोरियाई युद्ध के युद्ध विराम और साइप्रस, कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा है महिलाओं के लिए रोल मॉडल। भारत पहला देश बना जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी भेजी थी। और आखिरी है शांति स्थापना सम्मान। 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति स्थापना सम्मान डेग हैमरशोल्ड पदक मरणोपरांत भारतीय शांति रक्षकों को प्रदान किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यानी पीस कीपिंग के बारे में भी जान लेते हैं। ये 1948 में मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन यानी UNTSO की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम और शांति समझौतों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों की तैनाती की जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। ये नाम संयुक्त राष्ट्र ध्वज के हल्के नीले रंग यानी शांति का प्रतीक से लिया गया है। इसके सिद्धांत है पक्षकारों की सहमति से निर्देशित, निष्पक्षता, आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना। वर्ल्ड हार्ट रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश भारतीय रोगियों की मोटापे के प्रबंधन तक पहुंच उपलब्ध नहीं है।
वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा प्रकाशित द वर्ल्ड हार्ट 2025 ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिपोर्ट ने दुनिया भर में मोटापे के बढ़ते प्रचलन और उपचार तक पहुंच में कमी को उजागर किया है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। 1990 के बाद से दुनिया भर में वयस्कों में मोटापा 4 गुना बढ़ा है। 1990 में जहां 19.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 87.8 करोड़ हो गई। बात करें भविष्य के खतरे की, तो वर्तमान रुझानों के अनुसार 2050 तक लगभग 2/3 वयस्क जो 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ज्यादा वजन के या मोटे हो सकते हैं। इसी के साथ आइए मोटापे के बारे में समझते हैं। WHO के अनुसार मोटापे का अर्थ है शरीर में असामान्य या अत्यधिक वसा का जमा हो जाना, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है। इसे मापने के लिए BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। 25 या उससे अधिक का BMI अधिक वजन माना जाता है और 30 या उससे अधिक का BMI मोटापे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको बता दें कि BMI की गणना किसी व्यक्ति के किलोग्राम में वजन को मीटर वर्ग में उसकी लंबाई से विभाजित करके की जाती है तथा NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से कुल मिलाकर 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। बात करें रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की, तो इसके अंतर्गत है सिस्टम स्तरीय हस्तक्षेप। ऐसे नीतिगत उपाय अपनाए जाएं जो खाद्य उत्पादों के विपणन को विनियमित करें, मीठे पेयों पर कर यानी टैक्स लगाएं और स्वस्थ खाद्य विकल्पों पर सब्सिडी दें। दूसरी सिफारिश है दवा, अर्थात सरकारों को मोटापे की दवाओं जैसे GLP-1RA की उपलब्धता और वहनीयता का विस्तार करने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं अन्य सिफारिशों में जीवन शैली में हस्तक्षेप, आहार संशोधन, हृदय संबंधी दिशा निर्देशों में मोटापे से संबंधित सिफारिशें आदि शामिल होनी चाहिए। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए भारत में मोटापे की वृद्धि के प्रमुख कारण भी जान लेते हैं। इन कारणों में अधिक कैलोरी व कम पोषण वाले आहार, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों तक आसान पहुंच, बाहर खाने की बढ़ती संस्कृति, गतिहीन जीवन शैली, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग तथा शारीरिक निष्क्रियता जैसे कारण शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 6000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की। ग्लोबल टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने वैश्विक कार्यबल के 3% यानी अनुमानित लगभग 6000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इससे सभी स्तरों, टीमों और भौगोलिक क्षेत्रों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इन छटनी के पीछे के कारणों में प्रबंधन के अनावश्यक स्तरों में कटौती करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सहित नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। अब सवाल है, AI कार्यस्थल संरचना को बदलने के लिए किस तरह तैयार है। सबसे पहले है पारंपरिक पिरामिड संरचना। परंपरागत रूप से संगठनों को निचले स्तर के कर्मचारियों के व्यापक आधार, एक मध्यम आकार के प्रबंधकीय स्तर और एक संकीर्ण शीर्ष नेतृत्व स्तर के साथ तैयार किया गया है। यह पर्यवेक्षण और नियंत्रण की परतों के साथ एक पदानुक्रम व स्पष्ट आदेश श्रृंखला को दर्शाता है। दूसरा है आवर-ग्लास स्ट्रक्चर। इस व्यवस्था में AI धीरे धीरे समन्वय, प्रबंधन और निर्णय लेने जैसे कार्यों को संभालता है। इससे शीर्ष स्तर के नेतृत्व को रणनीति और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। इसके साथ ही ज्ञान कर्मियों का शीर्ष स्तर अपने काम को बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाता है, जबकि निचला स्तर मानवीय भूमिकाओं और AI उपकरणों के मिश्रण में विविधता लाता है। लेकिन इसके कार्यबल पर संभावित प्रभाव भी हैं, जैसे कि निचले स्तर पर AI और RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दोहराव वाले क्लेरिकल एवं प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर सकते हैं। मध्य स्तर पर AI आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणालियां मध्य प्रबंधन की कई परतों की आवश्यकता को कम करती हैं। उदाहरण के लिए AI डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रबंधकों के कई स्तरों को दरकिनार करते हुए सीधे शीर्ष अधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं उच्च स्तर पर AI विशेषज्ञों, डेटा वैज्ञानिकों और रणनीतिक विचारकों की मांग में वृद्धि हुई है, जो AI क्षमताओं को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि पिरामिडनुमा संरचना से आवर-ग्लास स्ट्रक्चर जैसी संरचना की ओर बदलाव इसमें व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है कि संगठन AI युग में किस प्रकार मूल्य सृजन करते हैं। दक्षता पर्यवेक्षण का स्थान ले लेती है, अंतर्दृष्टि निरीक्षण का स्थान ले लेती है तथा रणनीतिक दक्षता पारंपरिक नियंत्रण तंत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के लैंड पोर्ट से आयात पर रोक लगा दी। विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश से आयात पर प्रतिबंध लगाया है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने ग्लोबल EV आउटलुक 2025 जारी किया। परिवहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की हिस्सेदारी 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली प्रत्येक 4 में से 1 कार इलेक्ट्रिक थी। वैज्ञानिकों ने मोसूरा फेंटोनी नामक 3 आंखों वाली छोटी समुद्री शिकारी प्रजाति की खोज की। इसे सी मॉथ का उपनाम दिया गया है। ये प्रजाति आज से लगभग 50.6 करोड़ वर्ष पहले महासागरों में पाई जाती थी। निर्वाचन मतदाता सूची में बदलाव और राजनीतिक वार्ताओं के विफल होने के बाद न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र में फिर से अशांति भड़क उठी है। इससे पहले मई 2024 में वहां दंगे हुए थे। कैलिफोर्निया की तुलारे झील का 130 वर्षों के बाद कायाकल्प हो गया। ये झील बहुत पहले सूख गई थी। कैलिफोर्निया में 2023 की एटमॉस्फेरिक रिवर परिघटना के कारण तुलारे झील का कायाकल्प हुआ है। शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया है कि कुछ DNA अनुक्रम पारंपरिक डबल हेलिक्स के अलावा वैकल्पिक संरचनाएं भी बना सकते हैं। इन वैकल्पिक रूपों को नॉन डी DNA कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के FDA ने नोवैक्स के प्रोटीन आधारित कोविड वैक्सीन नूवैक्सोविड को मंजूरी दी। ये वैक्सीन सब यूनिट वैक्सीन की एक श्रेणी में आती है, जिसमें पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और कंजुगेट वैक्सीन भी शामिल होती है। एक नए शोध में पाया गया है कि स्यूडोमोनास एरोगिनोसा मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक जैसे टाँके और इम्प्लांट में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। स्यूडोमोनास एरोगिनोसा भारत के अस्पतालों में पाए जाने वाला एक आम बैक्टीरिया है। आज के समय में तोलू, बोमलाटा, जामुकुलापाटा और तपेटा गुल्लू जैसी कई पारंपरिक लोक कला विधाएं संरक्षण एवं संरक्षक के अभाव में लुप्त होती जा रही हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।